बेटा देखो, इलास्टिक और इनलास्टिक पढ़ने से पहले तुम अपने नोट्स में यहाँ ऐसे कमेंट बनाना, इन एवरी कोलिजन दैट वी विल स्टडी इन टिल क्लास 12th मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अब ये कैसे होगा मैं समझाता हूँ। एवरी कोलिजन दैट वी विल स्टडी मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। हमको बेटा बिट बाय बिट लेके चलना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं बोलेगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधे शूट कर देगा। आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो इसीलिए हमको एक थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी चाहिए होती है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तुमको ये लाइन तुरंत याद रखनी है कि इन एवरी कोलिजन मोमेंटम विल बी कंजर्व, चाहे वो किसी भी टाइप का कोलिजन हो। इलास्टिक में दो कैटेगरी होती है, एक को हम इनइलास्टिक बोल देते हैं और एक को परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। देखो बेटा, अब हमें इन तीन कैटेगरी में चलना है, 1, 2 और 3। इलास्टिक हम उनको कहते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है। इनइलास्टिक हम उनको कहते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, नहीं रहती है। आपके कोलिजन के नोट्स का पहली हेडिंग इस टाइप की होनी बेटे। देखो, मुझे पता है आप लोग को ये सब भी सीखना है, सारा टर्म क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आपके नोट्स यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। आपके लेक्चर का पहला यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कोलिजन यहाँ से बेटे। और आप ऐसा बनाओगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चा समराइज करके एग्जाम में जा सकता है, दिमाग में समराइज करके, वही बच्चा बेटा जंग जीतता है। बेटा क्या यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया? अब बेटा मुझे एक एक करके टर्म बताने पड़ेंगे, व्हाट इज एक्चुअली इलास्टिक, इन इलास्टिक। आप सिर्फ इतना लिख लोगे तो भी शायद काफी है कि काइनेटिक कंजर्व रहता है नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग भी जरूरी है बेटा कि आप उसे विजुलाइज कर पाओ। आई होप बेटा आप इतना सेक्शन लिख चुके होगे, इतना। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। बेटा मैं ना एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बेस्ट रहेगा। सपोज ये मास m1 है और ये मास m2 है। अब देखो मैंने दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही ले रखा है, और इसको u1 लिया है, इसको u2 लिया है। बेटा व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिजन? अभी मैं वन डायरेक्शन 1D में चल रहा हूँ बेटा, तो कई बुक्स में इसको 1D बोल देंगे, कोलिजन इन 1D। पर जिसको 1D आता है उसी को 2D आता है, उसी को 3D आता है, तो 1D पे फोकस करना। बेटा दो बॉडीज हैं, m1 एंड m2, उनकी कोलिजन की पहली कंडीशन अब कॉमन सेंस से देख लो बेटा। हाँ गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा कम से कम 12 बच्चों ने आंसर भेजा है, गुड। ये कंडीशन फॉर कोलिजन है, अगर ऐसा नहीं है तो बेटा u2 आगे निकल जाएगा, u1 कभी उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होनी चाहिए। कोलिजन होने से पहले एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए। बेटा व्हाट इज वेलोसिटी अप्रोच हियर? इट्स नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी, बट पास आने वाली। दैट विल बी u1 माइनस u2। अब दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन। v1 एंड v2। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि कोलिजन हुआ और उसके बाद चीजें चेंज हो गई। अब आप बोलोगे सर इज इट नेसेसरी कि दोनों सेम डायरेक्शन में भी जाएं आफ्टर कोलिजन? अगर ये आफ्टर कोलिजन की पिक्चर है तो इज इट नेसेसरी कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएं? आंसर इज नॉट, नॉट नेसेसरी। लेकिन बेटा डोंट वरी, हम जो v1 v2 निकालेंगे, अगर किसी केस में वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो अपने आप v1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। बेटा आफ्टर कोलिजन व्हाट यू कैन से विद गारंटी? क्या ये तुम बात गारंटी के साथ कह सकते हो बेटा? इज इट ऑब्वियस?
बताओ ये सही है कि नहीं? इज इट ऑब्वियस? V2 should be greater than V1? Take your time and respond. I'm getting so many responses. सारे बच्चे बेटा रिप्लाई कर रहे हैं. अब मुझे 14 रिस्पॉन्स, सॉरी 20 रिस्पॉन्स मिल चुके हैं लगभग. ओके ठीक है. अच्छा ठीक है. जो बच्चा सोच रहा है कि V2 ग्रेटर देन V1 कई कई जगह सही नहीं हो सकता है, बेटा एक चीज बताओ. आप ये इमेजिन कर सकते हो, एक बच्चा ये सोच सकता है कि सर जैसे मान लीजिए एक बड़ा ट्रक खड़ा है, बच्चे ने बॉल फेंक के मारी ट्रक पे, ट्रक रेस्ट पे था. बच्चा बोलेगा सर बिफोर कोलिजन बॉल जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और आफ्टर कोलिजन ट्रक लगभग वहीं रहा सर, ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरी बॉल पीछे आ रही है 7 मीटर पर सेकंड से. तो बच्चा बोलेगा सर देखो ना, हमारा V2 बड़ा है, V2 छोटा हो गया. V2 ये था ना बेटा इसकी स्पीड, और V1 बड़ा हो गया. बेटा एम आई टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड? नहीं बेटा, मैं डायरेक्शन के साथ बोल रहा हूँ. ऐसे समझो बेटा, अगर आप कभी भी ये सोच लो ना कि V2 छोटा हो सकता है, तो V2 छोटा होने का मतलब पता है क्या है? वो लगातार उसको मारता रहेगा. बेटा आप ऐसे सोचो ना, अगर V2 छोटा हो गया गलती से, तो V1 विल ईच टाइम कोलाइड विथ M2 अगेन एंड अगेन, मतलब M1 विल अगेन एंड अगेन कोलाइड विथ. दैट इज नॉट पॉसिबल. बेटा आप करके देख लो किसी भी केस में, हमारा ये V2 यहाँ पे जीरो ही रह रहा, पर मैं इसको -7 लिखता वेक्टर वाइज, स्टिल मेरा जीरो इज ग्रेटर देन -7 आता. आप कोई भी केस सोच लो, हमेशा V2 ग्रेटर देन V1 होगा आफ्टर कोलिजन, चाहे आप कैसा भी केस सोच लो. टेक एनी केस यू वांट, हमेशा ऐसा ही होगा. अब चाहो तो प्रैक्टिकली कोई केस सोच लो, आपका केस मैग्नीट्यूड वाइज सही होगा, वेक्टर वाइज गलत हो जाएगा. और जैसे ही आप प्लस आई माइनस आई पे वेक्टर साइन लगाओगे, तब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. अब बेटा यहाँ पे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वर्ड आएगा. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा बताओ? अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 माइनस V1 हम लिख देंगे. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं. आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है. मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को एनर्जी के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में, इम्पल्स के टर्म्स में, चार टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों को याद रखने वाला टर्म यही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और आप भी यही याद रखोगे बेटा. इसको आप कमिट टू मेमोरी करोगे, बट लिखो ऐसा, बट अपने दिमाग में पढ़ो ऐसा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इसको अपने दिमाग में स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे याद रखना, सेपरेशन बाय अप्रोच. बेटा क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? अब बेटा प्लीज लिखते रहो. जब मुझे 10 से 12 यस मिल जाएंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा. मुझे भी सिर्फ सात. हाँ बेटा. हाँ गुड बेटा, गुड. गुड बेटा. मैं बीच में चैट. हाँ बेटा, आई वाज सेइंग कि एक बच्चा पूछ रहा है सर इस लास्ट लाइन को रिपीट कर दीजिए. बेटा आपको ई को ऐसे समझना है, इस फॉर्म में याद रखना है, मैं न्यूमेरिकली, लेकिन लैंग्वेज फॉर्म में, इस फॉर्म में याद रखना है. याद रखना बेटा, डेफिनेशन इज ऑलवेज हैवी देन फॉर्मूला. जिस बच्चे की डेफिनेशन क्लियर रहती है, वो फॉर्मूले बना लेता है, और जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला याद करता है, वो वहाँ लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनेशन में. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा,
देखो यहाँ पे मैंने टर्म लिखा था पीछे फ्रंट पेज पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा दिस इज नॉट द नेचुरल नंबर, वो नेपियर्स कांस्टेंट नहीं है सर बेटा। बेटा आशुतोष, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, ठीक है? इफ वन मोर मैसेज कम विदाउट, बेटा जिस जो काम आप कर रहे हो अगर आपका उस पे फोकस नहीं है, आपको नॉलेज शो ऑफ करनी है, तो बेटा आई डोंट थिंक कि कोई फायदा होगा बेटा। देखो बेटा यहाँ पे आओ, हम लोग को सबसे पहला केस करना है। बेटा देखो मैं आंसर तो दे दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास बेटा आप आगे पढ़ोगे। अगर आप सीटीएम पूछ रहे हो तो आई डोंट थिंक कि तुम बेटा 9th से पढ़ रहे हो यहाँ पे। मैं हर क्लास के बाद सीटीएम लिखाता हूँ, इसका मतलब होता है कमिट टू मेमोरी। या तो आप क्लास पे फोकस नहीं करते हो, या तो आप अपने में बिजी रहते हो, क्योंकि मुझे ये याद है आप 9th से पढ़ रहे हो। और हर बार मैं एक क्लास में लिखवाता हूँ, जो भी बच्चे पुराने हैं, उनको बात पता है। कोई पुराना बच्चा ये बात पूछेगा तो मुझे हैरानी होती है। हर फॉर्मूले के बाद जहाँ मुझे लगता है बच्चे को ये याद रखना चाहिए, तो मैं सीटीएम लिखवा देता हूँ कि कमिट टू मेमोरी, मतलब ये कभी भी आपको याद रहना चाहिए। बेटा देखो केस बाय केस पढ़ो। सबसे पहला केस है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी इलास्टिक कोलिजन। आइदर इलास्टिक कोलिजन। बेटा कोलिजन थ्योरी वाइज लंबा टॉपिक है, बट अगर आप इसका मैथमेटिकल मॉडल बना दो जैसे हम लोगों ने बनाया, तो आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अगर हम इसका ये मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर दे रहे हैं, तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। हाँ, थ्योरी वाइज इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल्स में जाना पड़ता है। देखो फर्स्ट केस में मैंने सारे डायग्राम्स वही बनाया, m1 m2, और मैंने इनकी वेलोसिटी u1 u2 ले ली। और देखो बेटा मैंने राइट हैंड साइड ली है, तो अगर आप मन करे तो u1 i u2 i करके कर सकते हो। ये बिफोर द कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। बेटा v1 एंड v2। अब देखो एक पॉइंट समझने की कोशिश करो कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको इनिशियली ये पॉइंट थोड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन आप देखोगे कि जो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा आपको उसे याद रखना है। तो प्लीज बेटा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखने की कोशिश करना जो अभी हम आगे बनाएंगे। ये पॉइंट अभी सिंपल लगेगा आपको। बेटा आपको मैंने बोला एवरी कोलिजन में थ्योरी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इन एवरी कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी देयर। बेटा देखो यानी इसका मतलब होता है जो पहले मोमेंटम है वही बाद में रहेगा। अगर मैं मोमेंटम को लिखा हुआ है मास इनटू वेलोसिटी, स्टार्टिंग में इस सिस्टम का मोमेंटम कितना रहा, m1 u1 प्लस m2 u2। और सिंस मैंने डायरेक्शन सेम लिए हैं तो मैं एल्जेब्रिकली भी ऐड कर सकता हूँ। फाइनल मोमेंटम आया बेटा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये पहली थ्योरी हुई। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, हाफ m1, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बेटा इसी से देखो, थ्योरी आना डजंट मीन कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट इससे बना लोगे एग्जामिनेशन में। तो चलो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने की तरफ जाते हैं। मुझे देखना है, अ, अभी तक मैंने तुमको सिर्फ बताया कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, दिस इज बेसिक।
अब तुम इसमें से अपने रिजल्ट डिड्यूस करोगे कि तुमने क्या इंटरप्रेट किया, क्या समझा, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। बेटा होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, मैं आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप ध्यान दोगे। बेटा क्या यहाँ तक ये आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है बेटा, गुड। बेटा आपके चैट पे रिस्पॉन्स आर नेसेसरी, क्योंकि जल्दी 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 आप करते हो तो मुझे भी एनर्जी आती है। दोनों तरफ से एनर्जी रहना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ गुड बेटा। ठीक है, अब देखो ज़रा। बेटा कई बार टीचर ने ऐसे लिख दिया कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो बच्चा इसको मान लेगा मोमेंटम कंजर्व है, वो एनसीईआरटी नहीं खोलेगा, वो एससी वर्मा नहीं खोलेगा। वो समझेगा मेरे न्यूमेरिकल्स मैच कर रहे हैं, मेरे सारे केस हो जाएंगे। बेटा इन द फिजिक्स सम क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल आल्सो, इन फिजिक्स सम क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल आल्सो, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम द क्वेश्चन विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड। आपको मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन आल्सो, इज इट करेक्ट? बेटा ये बहुत काम का क्वेश्चन है। हो सकता है अभी तुम सुनो, हो सकता है तुम अभी समझो। बेटा मैं बहुत बार बच्चों की काउंसलिंग करते वक्त बोलता हूँ कि जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो आपको हमेशा लगेगा आपको आ गया। जो बच्चा मिनिमम 3 बार खुद से पढ़ चुका होता है, जब और हर बार उसको ये फील हो कि मैंने समझ लिया है, जब तक वो समझ के 3 बार नहीं बोल दे तब तक उसे नहीं आता है बेटा। 3 टाइम्स गोल्डन रूल है किसी भी टॉपिक पे बेसिक कमांड करने के लिए। मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन ऑल्सो, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन ऑल्सो। बेटा आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन शूट किए, और दोनों क्वेश्चन आपको तब समझ आएंगे जब आप एनसीईआरटी का वो पैरा 6 से 8 बार पढ़ोगे, जो एनसीईआरटी में गिवन है। ये एससी वर्मा से 6 से 8 बार पढ़ोगे। तो ठीक है चलो, ये क्वेश्चन का आंसर दो, आप लोग चैट में रिस्पॉन्स करो बेटा। बताओ बेटा, आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग कोलिजन भी मोमेंटम कंजर्व होगा? बेटा मैं 2 पॉइंट मास को टकरा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आंसर दो जो आपको फील हो रहा है। बेटा मुझे अब तक एक भी करेक्ट आंसर नहीं मिला। जहां पे टीचर इम्फेसिस करे थोड़ी देर रुक के सोच लेना बेटा कि कहाँ चल रहे हैं हम लोग, थोड़ी देर सोच लेना। बेटा मैं 10 सेकंड और वेट करता हूँ, बच्चे काफी इंटरेस्टिंग आंसर भेज रहे हैं। ठीक है बेटा, लेट मी रिप्लाई। आंसर इज यस, आंसर इज, यू बेटर नोट डाउन दैट थिंग क्लियरली, क्योंकि ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और सिर्फ एनसीईआरटी से आया था ये। बेटा आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी वेरिएबल, मैंने पॉइंट मास लिए हैं। पॉइंट मास के बीच में कोलिजन हो रहा है। बेटा जब 2 पॉइंट मास टकराते हैं, बिल्कुल छोटे से पॉइंट मास, तो फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता, रिलेटिव मोशन उनके सरफेस पे हो ही नहीं सकता। दीज आर 2 पॉइंट मास, अभी हम बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा। डोंट गो इन डीप, जस्ट 2 पॉइंट मास हवा में टकरा रहे हैं उतना सोचो। या दो, एक काम करो, पॉइंट मास नहीं, आप जो सोचना है सोचो। क्या बेटा आप लोग 2 टेनिस बॉल टकराते हुए फील कर सकते हो?
अच्छा चलो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके पूछता हूँ। अगर किसी बॉल को दूसरी बॉल के साथ टकराना हो तो क्या डिफॉर्मेशन हो सकती है बेटा? अगर हम दो बॉल्स को आपस में टकरा रहे हैं। नहीं बेटा, आइडियली इट्स नॉट पॉसिबल। आइडली देर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन हमारी सपना है। इलास्टिक कोलिजन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। सपोज दो बॉल्स हैं टकरा रही हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है v1 की, इसकी v2 की कम है। तो वहां पे आपको हो सकता है डिफॉर्मेशन दिखे, बट टोटल मिला के मोमेंटम वही होगा। टोटल मास मिला दो m1 m2 का, दोनों की सिस्टम की एक साथ वेलोसिटी मिला दो, तो मोमेंटम वही मिलेगा। लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं मिलेगी। अगर इलास्टिक कोलिजन भी हो रहा है तो ड्यूरिंग कोलिजन इट माइट बी पॉसिबल कि वो एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल में स्टोर हो जाए। बेटा दो बॉल है ना, मेरी बात सुनना। मोमेंटम कंजर्वेशन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इज ए नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अगर बाहरी फोर्स जीरो है तो मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व। कोलिजन करते वक्त हम मानते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच करते वक्त दोनों का जब हम एक्सेलरेशन सेम कर देते हैं तो बाय डेफिनेशन याद करो, मैंने बोला था टू बॉडीज विच आर कंस्ट्रेंट एंड हैविंग सेम एक्सेलरेशन कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टम। जब वो दोनों एक दूसरे पे कोलिजन के समय फोर्स लगाएंगे, ये इस पे ये इस पे, तो वो दोनों का जब एक्सेलरेशन सेम है तो वो दोनों एक ही सिस्टम है। और जब वो एक ही सिस्टम है बेटा, तो ये दोनों फोर्स इंटरनल हो गए। जब बाहरी फोर्स नहीं आएगा तो बेटा मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। आप इसको क्लास नाइन्थ के फॉर्मूले तक से कंपेयर करके देख सकते हो। क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था F=ma। अगर बेटा फोर्स जीरो है बाहरी, तो mv - u, बेटा टी इधर भेज दो, तो जीरो = mv - mu। बेटा मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता अगर बाहरी फोर्स ना आए पिक्चर में। तो बेटा इतना समझो कि अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि बाहरी फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है बेटा, मैं ऐसे समझाता हूँ। बॉडी ए बॉडी बी, बॉडी ए बॉडी बी, बॉडी ए बॉडी बी से कोलिजन कर रही है फॉर सम हाउ। जब कोलिजन होने वाला है तो दोनों कांटेक्ट में आते हैं। दोनों कांटेक्ट में आए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना। बेटा कभी भी कांटेक्ट पे, ये वैसे हमने छोटे लिए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट छोटे लिए हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आते ही वो दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स लगाते हैं, F1 और -F1। अगर ये दोनों मिला के एक सिंगल सिस्टम है तो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। बेटा एक्चुअली में F=m में ऐसे होता है, F एक्सटर्नल का रिजल्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। जब बाहरी फोर्स ही जीरो है तो मास ऑफ सिस्टम लिख लो, इनटू एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो, वी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो बेटा मैं यही बोल रहा हूँ कि ये चीज यूनिवर्सल आती है। अगर आपका कभी भी नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। कोलिजन के समय हमेशा दोनों मिला के एक सिस्टम हो जाता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों का मोशन सेम होगा बेटा, हमेशा, हर सेंस में सेम होगा। और जब दोनों सेम बिहेवियर शो करते हैं हम उनको एक सिस्टम मान लेते हैं। अब बेटा देखो, इसीलिए जब कोलिजन लगा तो ये हमेशा ट्रू रहा, बट ये क्यों ट्रू नहीं रह सकता? बेटा ये एनर्जी है, दिस इज जस्ट ए एनर्जी। बेटा विच पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन? ये वाला पार्ट बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
बेटा आपने पूछा तो मैंने आपसे पूछा। ठीक है बेटा, आप लोग 1 सेकंड मैं आप लोग को उतना बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाइज़ सोचो। हो सकता है कि तुम्हें एक टीचर ने डायरेक्शन दिया है कि इस पे सोचो। अब हमारी इस जनरेशन के साथ पेन की दुश्मनी हो चुकी है। वो पेन को अपने साथ रखेंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें समझ आएँगी। बेटा मैं आपको सिंपली एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझने में दिक्कत हो रही है? 2 मासेस टकराएँगे तो मोमेंटम हमेशा कंज़र्व रहेगा, ऑलवेज़ कंज़र्व। बेटा जब 2 बॉडीज़ टकराती हैं मोमेंटम हमेशा कंज़र्व रहेगा। और अगर आपको एनर्जी की फीलिंग आती है, मैंने बोला था पहले दिन से एनर्जी काउंट करो बेटा। अगर आप किसी 2 बॉडीज़ को टकराने को बोल रहे हो, तो हो सकता है बेटा एक स्प्रिंग में क्या होता है जब आप उसे दबाते हो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। उसी तरह से अगर 2 बॉल एक दूसरे के साथ डिफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दें पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक फॉर्म में। बेटा वो दब जाएँ और अ, अपने एटम्स के अंदर वो एनर्जी स्टोर कर लें दबने वाली बेटा बॉन्ड्स के बीच में। तो हो सकता है आपकी काइनेटिक एनर्जी कंज़र्व ना रहे। इसका रीज़न है, अगर मैं ड्यूरिंग कोलिजन देखता हूँ, तो हो सकता है सम फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड हैव बीन कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल एनर्जी। और कंज़र्व का मतलब होता है हमेशा सेम रहना। लेकिन जब फिर से वो बाउंस बैक करेगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी लौटा देगी काइनेटिक फॉर्म में। इसलिए बिफोर और आफ्टर सही है। आफ्टर, बिफोर सेम है, ड्यूरिंग की हम गारंटी नहीं लेते बेटा। हम कभी भी ड्यूरिंग कोलिजन की गारंटी नहीं लेते हैं। बेटा अब देखो यहाँ पे आ जाओ और समझने पे थोड़ा-सा ध्यान दो। हाँ बेटा, कोलिजन के समय हम जब दोनों को एक मान ले रहे हैं, व्हाट इज़ देन एक्सटर्नल? नथिंग इज़ एक्सटर्नल देन। हम कोलिजन के वक़्त ये मानते हैं कि दोनों सेम हो गए और सेम हो गए तो वो एक दूसरे को जो फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड। मोमेंटम इज़ कंज़र्व्ड ऑलवेज़ व्हेन वी से देयर इज़ नो एक्सटर्नल फ़ोर्स। और जब मैंने आपको कोलिजन बोला, तो देखो पहली लाइन क्या थी? मोमेंटम विल ऑलवेज़ बी कंज़र्व्ड। क्योंकि कोलिजन करते वक़्त बेटा हम ये मानते हैं कि दोनों बॉडी उस पॉइंट पे एक साथ मोशन करेंगी, उस मोमेंटरीली। बेटा देखो, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन बीच में लाता ही नहीं। आपका बिना सोचे मैथ्स की तरह क्लास पूरी हो जाती, आप खुश रहते। और जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता, तो आपको लगता, सर हमें तो समझ नहीं आया था, हमने तो मैथ्स की तरह याद कर लिया था। बेटा अब डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना समझना, एनर्जी कंज़र्वेशन इज़ ऑलवेज़ ट्रू जब तुम पूरी पिक्चर देखते हो। मोमेंटम कंज़र्वेशन इज़ ऑलवेज़ ट्रू, बट एनर्जी कंज़र्वेशन तब ट्रू होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। क्या आप ये सोचो ना बेटा, बॉल में काइनेटिक एनर्जी थी पर ड्यूरिंग कोलिजन सम फॉर्म गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। हाँ बेटा, वही वही एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही कि ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, बट आफ्टर जब वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं बेटा, किसी ने आपको स्लो मोशन से थप्पड़ मारा, जस्ट ऑब्जर्व करो। एक पॉइंट पे आपकी गाल की तरफ थप्पड़ आ रहा होगा, फिर वो बाउंस बैक करेगा, तो थोड़ी देर के लिए आपका गाल दबेगा। उस समय हाथ की काइनेटिक एनर्जी गाल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रही होती है और थोड़ी देर बाद वो आपका गाल उसको लौटा देगा। बेटा थोड़ा सा फीलिंग लो, एनर्जी कंजर्वेशन एज ए टोटल ट्रू होती है। आप लेके क्या आए थे, मान लो ये हाफ एम वन यू स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू स्क्वायर 100 जूल होता, पर ड्यूरिंग कोलिजन सब 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी की तरह। सोचो हर कोलिजन करता ऑब्जेक्ट दब रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा।
बेटा वही तो लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन, आंसर नो। अब बेटा उस पर वापस आओ, आपने अब तक क्या क्या इक्वेशन देख ली थी? हमने देखा था m1u1 इक्वल टू m2 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आपने ये भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था। अब मैं जानबूझ के इससे एक रिजल्ट डिराइव करता हूँ। देखो बेटा, अब जानबूझ के वी जो सेम टर्म है ना उनको पास लाओ, जो सेम मासेस टाइप के दिखें। चलो मैं एक काम करता हूँ, हाफ m1 यहाँ कॉमन लेता हूँ और इसको ऐसे लेके जाता हूँ इस तरफ, और इसको लेके जाता हूँ मैं इस तरफ। हाफ m1 कॉमन निकला, un माइनस वी un स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ पे मिला हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बेटा आपने ऐसे लिख लिया, हाफ हाफ काट दिया, और इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख लो m1 un माइनस वी1 प्लस un प्लस वी1। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है बस। बेटा प्लीज साथ में नोट करो। हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। नहीं बेटा, आप डेफिनेशंस पे जाओ बेटा। स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन लिखवाई है क्या कंजर्व होगा क्या नहीं। बेटा आप ना एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का एक छोटा सा केस पढ़ रहे हो, जिसमें भी इनिशियली मैंने सब डिफाइन कर दिया। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। इसी पैराडाइम में सोचो बेटा, बिफोर एंड आफ्टर, और कोई पैराडाइम नहीं होना चाहिए। आप प्रेजेंट में नहीं जी सकते, आप फ्यूचर को भी गड़बड़ करोगे, और आज तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो, इससे पहले आपने मोमेंटम कंजर्व किया था, तो मोमेंटम से आप ये रिलेशन निकाल सकते थे कि देखो, मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर, तो आई कैन सी m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। मैं अगर मोमेंटम वाली इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मुझे ऐसा मिलता है। बेटा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 into 4 और यहाँ पे लिखूं a into 4, तो आप 4 और 4 को काट सकते हो दोनों तरफ से मैथमेटिकली। तो जब मुझे पता है ये दोनों 4 हैं, इक्वल है, तो ये दोनों तरफ से काटे जा सकते हैं। नाउ आई एम लेफ्ट विथ इस इक्वेशन में, यहाँ पे पहुंच गया मैं, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। मैं यहाँ तक आ गया बेटा। मैंने इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके पहला रिजल्ट ये डिड्यूस किया। बेटा इसके ऊपर अभी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस इतना डिड्यूस हो गया काम खत्म। अब जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं क्या ये फॉर्म बन रहा है। हमने जब इसको रीअरेंज किया बेटा, तब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा ऐसे जंबल करते हैं। और आप मेरे को ये बताओ, आपने ये नोट किया था बेटा, v2 माइनस वी1 अपॉन un माइनस u2। देखो बेटा, v2 माइनस वी1, ये क्या था, हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई था। अब जरा इसको यहाँ पे देखो, अगर मेरे को देखना है v2 माइनस वी1, तो ऐसे लिख देता हूँ v2 माइनस वी1, और u2 को उधर भेज देता हूँ, un माइनस u2। तो यही रिलेशन मुझे ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इसी में 1 इक्वल टू ऐसा लिख दूं, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, ये मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा, दैट इज ई।
तो आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे, फॉर इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। और बेटा आखिरी में जाके ना इसको लिखने के बाद अच्छे से हम यहाँ पे इस टेबल को इम्प्रूव करते हैं। आखिरी में ना आपके पास सिर्फ ये बचता है। एग्जामिनेशन हॉल में हम हमेशा एक शॉर्ट वर्जन लेके जाते हैं दिमाग का। इलास्टिक कोलिजन में E1 आता है और यही आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा। थ्योरी खुद से डिराइव करनी है, बट बार बार उसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में रखना है। अब बेटा मैं चाहूंगा आप V2 को निकाल लो। V2 को इसी इक्वेशन से निकाल लो, तो V2 विल लुक एज U1 माइनस U2। देख लो बेटा, V2 विल लुक एज U1 माइनस U2 प्लस V1। अब इस इक्वेशन को नोट करो अच्छे से, क्योंकि हमको इसको मोमेंटम वाली इक्वेशन में पुट करना है। मोमेंटम वाली इक्वेशन में बेटा, और प्लीज रिजल्ट खुद से निकालना। इसको नोट करो बेटा। बेटा प्लीज आप इस डेरिवेशन को नोट करो। बेटा रेस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप बताओ जरा, कॉमन सेंस से सोचो। अगर हमें इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड है तो इंग्लिश हमें हेल्प करता है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पर करता है। रेस्टिट्यूशन मतलब कितना बचेगा। बेटा ये कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो रेस्टिट्यूशन वांट्स टू सिग्निफाई कितनी एनर्जी बचेगी। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, ई इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब मैंने V2 को नोट कर लिया, इट्स U1 माइनस U2 प्लस V1। मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब बेटा इसमें मैंने वो V2 का फॉर्मूला पुट कर दिया, UN माइनस U2 प्लस V1। देखो बेटा यहाँ जो लास्ट में लिखा था ये वाला, अब मुझे यहाँ V2 की जगह पुट करना है। तो मेरी कैलकुलेशन ऐसे आ जाएगी। बेटा आई हैव टू फाइंड V1 इन टर्म्स ऑफ UN इन U2, V2 इन टर्म्स ऑफ UN इन U2। यानी मुझे इनिशियली कोई बता दे कि मेरे मासेस के पास कितनी वेलोसिटी है, मैं बाद में बता दूंगा कितनी है। अब बेटा पॉइंट समझना, वी वांट टू हैव V1 एंड V2 एज ए फंक्शन ऑफ U1 एंड U2। और इस पूरे प्रोसेस में मैं ये भी मान रहा हूँ कि मासेस चेंज नहीं हुए हैं। और फिर आपको ये कमिट टू मेमोरी रखना पड़ता है। बेटा देखो, बस कैलकुलेशन में ये याद रखना, बच्चे लिखते लिखते U2 का V2 कर देते हैं, U1 का V1 कर देते हैं लिखते लिखते। अब मुझे V1 चाहिए, तो मैं सारी V1 वाले टर्म्स एक तरफ लाऊंगा और बाकी सबको एक तरफ भेज दूंगा। ये दोनों भाई इस तरफ जाएंगे, और ये इसमें से M1 प्लस M2 इंटू V1, हमको इन दोनों को यहाँ ले जाना है। जब ये यहाँ जाएगा तो मुझे मिलेगा M1 माइनस M2 बाई इंटू U1। बेटा जब ये यहाँ गया तो प्लस, ये वाला M2 U2 उधर जाएगा तो प्लस करेगा, तो 2M2 इंटू U2, मुझे इतना मिला।
तो बेटा बाय लॉजिक मुझे v1 की वैल्यू मिल गई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इंटू u2। अब बेटा सेम लॉजिक में अगर पिछले केस में मैं यहाँ v1 को लेता और पुट करता इसमें तो हमको v2 मिलता इसी तरह से। और बेटा मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आपको इसे याद रखना है, क्योंकि देखो अगर टेक्निकली तुम 3 बार पढ़ चुके हो, 4 बार पढ़ चुके हो, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचो, तुम्हारे लिए वो सब चीजें छोटी होंगी कि इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, मोमेंटम कंजर्व हमेशा रहता है। तुमको इस पूरी पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी वो ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि ई भी डेफिनेशन था बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें वो याद हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन। जब तुम बहुत आगे चल के पलट के देखोगे तो ये वो चीज होगी जो तुम्हें सही में अलग से लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करनी पड़ेगी। बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, v1 को पुट करेंगे, लेकिन जो ज्यादा समझदार बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर सिमेट्री का लॉजिक लगाएंगे, जैसे v1 है हम वैसे ही v2 निकालेंगे। वैसे करेंगे सर, v1 की जगह लिख दिया v2, m1 की जगह क्या लिखोगे m2, m2 की जगह m1, नीचे m1 प्लस m2 ही रहा, u1 की जगह क्या आ जाएगा u2, सॉरी देखो बेटा, हाँ u1 की जगह क्या आ जाएगा u2, और यहाँ पे u2 की जगह क्या आ जाएगा u1, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो बच्चे सिमेट्री यूज करेंगे उनको सिर्फ चीजें बेटा m1 की जगह m2 पुट करना पड़ेगा, और जहां जहां u1 u2 है उसको चेंज करना पड़ेगा, उनका आंसर फिर से मैच कर जाएगा। पर बेटा आई विल सजेस्ट यू, आप इसको बस कमिट टू मेमोरी रखना, बाकी आप उसी से निकाल लोगे, एक एक बार आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन रख के। मतलब बेटा कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से उसे रीअरेंज कर सकते हो, देखो ना m1 माइनस m2 लिखा है, आपने m2 माइनस m1 कर दिया। अब बस ये टॉगल करने वाला नियम याद रख लेना, बट बेटा ये पता है ये चीज याद तभी रखती है जब तुम यहाँ से फिर से v1 लेके पुट करोगे। और मैं इस पे भी एम्फेसिस नहीं करता बेटा, मैं मानता हूँ कि एक बच्चे को जब मैंने इतना लिखा दिया यहाँ तक, तो वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दो अननोन दो इक्वेशन दी है, v1 v2 अननोन है, u1 u2 नोन है, u1 स्क्वायर ये सब दिया हुआ है, सिर्फ v1 v2 अननोन है। तो बच्चे का दिमाग वो किसी तरह से v1 निकाल ले v2 को रिप्लेस करके, एंड वाइस वर्सा। फिर भी बेटा ये रिलेशन आप याद कर लो, और चलो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं इस तरह से कुछ स्पेशल केसेस बना के। बेटा क्या आप लोगों ने लिख लिया इसको? बेटा चैट में प्लीज बता दो। ओके थैंक यू बेटा। हाँ गुड बेटा गुड। ठीक है बेटा, मुझे 15 ईयर्स मिल गए, मतलब मेजोरिटी ने लिख लिया है। बेटा देखो प्लीज थोड़ा फोकस करो। अब होता क्या है, आपसे डेरिवेशन कराना पर्पस नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली करेक्ट करना पर्पस है। हम जब रियल लाइफ में देखते हैं तो समहाउ हम कुछ केसेस देखते हैं। एक बच्चे ये जानना चाहता है सर, अगर एक ट्रक है और एक छोटी सी साइकिल है, इन दोनों में कोलिजन हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? एक बड़ी बॉडी और एक छोटी बॉडी टकराएंगी तो क्या होगा? हमारे लिए ये स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अभी हम इलास्टिक के अंदर ही कर रहे हैं बेटा, वी आर डूइंग केसेस इन इलास्टिक कोलिजन ओनली, इलास्टिक के केसेस कर रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी u1 u2 है, टकराया, दोनों की वेलोसिटी v1 एंड v2 हो गया। बेटा ये v2 साइकिल ही है, ये साइकिल ही है बेटा, ये m1 रहा, ये m2 रहा। क्या होगा,
बेटा एक मान लो एक बच्चे को थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, उसने ऐसे लिख लिया कि सर V1 हमारा है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2, देखो 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर अब मैं बोलूं कि मुझे V1 चाहिए, आपको सिर्फ इतना समझ आया कि ट्रक का मास साइकिल से बहुत बड़ा है, तो बगल में ऐसे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लिख लोगे उसकी कि M1 इज मच 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 ग्रेटर देन M2। हमको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। हाँ हाँ बेटा, साइकिल विल बी डिफॉर्म, पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी आफ्टर कोलिजन डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, तभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह सकती है। अगर डिफॉर्मेशन परमानेंट नेचर का है तो काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं होगी। अच्छा बेटा, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। अगर मेरे बॉडीज के पास पहले एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर है प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर है, अगर कोलिजन में आवाज तक हुई ना, इट इज ए इनइलास्टिक कोलिजन। अगर आफ्टर कोलिजन डिफॉर्मेशन परमानेंट रह जाए, इट्स ए इनइलास्टिक कोलिजन। अगर एनर्जी कहीं भी बर्बाद हो गई, इट कांट बी इलास्टिक कोलिजन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि दो बॉडीज टकराई और चीजें गर्म हो गई, दैट मीन उन्होंने फ्रिक्शन ले लिया है या कोलिजन की हीट हीट फॉर्म में बर्बाद कर दिया, टकरा के गर्मी पैदा कर दी है, तभी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो अभी ये मानो कि साइकिल किसी तरह से रबर की बनी है और टकराने के बाद उसका क्या होगा हमें जानना है। बेटा व्हाट इफ m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, कांट वी राइट m1 माइनस m2 एज m1 ओनली? बेटा 1000 माइनस 100 ग्राम, बेटा अब 10 ग्राम 100 ग्राम जो लेना है ले लो। तो आप मेरी बात समझना, कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ, तो m1 माइनस m2 विल बिकम अप्रोक्सीमेटली m1, m1 प्लस m2 विल बिकम अप्रोक्सीमेटली m1। बेटा m2 छोटा सा है, घटाओ या जोड़ो क्या फर्क पड़ता है, इंटू u1 प्लस 2m2। अब m2 छोटा सा है और m1 प्लस m2 अप्रोक्सीमेटली m1 है। बेटा मुझे पता है m1 बहुत बड़ा है, तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली छोटा हो जाएगा और m1 हटके अप्रोक्सीमेटली मुझे u1 प्लस स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी। बेटा देखो ना, अगर डिनोमीटर काफी बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा आएगा। तो मुझे ये बात समझ आई, आज के बाद मैं लॉजिकली सोचूंगा कि अगर ट्रक और साइकिल में टक्कर होगी, व्हाट इज योर टेक अवे? बेटा यू वोंट रिमेंबर मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, आप करके जितनी बार करोगे आपको समझ आएगी, आपको याद भी रहेगी। लेकिन हम स्टेटमेंट कैरी करते हैं अपने दिमाग में, जब ट्रक साइकिल से टकराएगा तो साइकिल की दुनिया पलट जाएगी, ट्रक को फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो v1 इक्वल टू u1, ट्रक को फर्क नहीं पड़ा और साइकिल देखना भी शक्तिमान बन जाएगा। ट्रक को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका मास साइकिल से बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बच्चा बोला सर साइकिल उड़ जाएगा क्या? हाँ हाँ बेटा यही होगा, आप जो ऑब्जर्व करते हो इट इज वेरी क्लोज टू फिजिक्स। बेटा 4m कहाँ लिखा है? ये 4m1 कैसे हुआ, ये कौन लिख रहा है बेटा? मुझे कई बार नाम क्लियर नहीं हो रहे हैं। बेटा देखो m1 माइनस m2 हमारा लगभग m1 रहा, m1 प्लस m2 भी हमारा m1 रहा, तो m1 बाई m1 हमारा 1 ही आएगा ना बेटा, ये क्वांटिटी 1 हुई हो जाएगी। बेटा मैं 10 सेकंड रोक के एक बात बोलता हूँ, मेरी बात सुनना ढंग से। तुम्हारी और तुम्हारी पेन के बीच में जितने लोग आ रहे हैं ना, तुम्हारे दुश्मन है, चाहे वो मोबाइल गेम हो, चाहे वो ये क्लास ही क्यों ना हो। कभी भी जो तुम्हारी और तुम्हारी पेन के बीच में आया वो तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगा, खत्म कर देगा तुम्हारा करियर। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए टीचर पे मोहताज रहना पड़ता है, तो बेटा एक बात समझना हमेशा, कि अगर हम लोग लिख लिख के कर रहे हैं तो ही हम स्टूडेंट हैं, वरना हम स्टूडेंट नहीं है। बेटा मेरे को ये बताना काम है कि m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, डिवीजन में 1, m1 बाई m1 तो 1 ही आएगा बेटा। अब देखो जरा, अब बेटा देखो तुम खुद ही चाहो तो मैं बोल दूं, चाहे तो आप खुद ही समझ लो बेटा। मैंने यहाँ पे 2m2 बाई m1 लिखा है, अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ m1 इज मच मच बिगर, तो 1000 kg है, ऊपर 2m2 को मैं बहुत छोटा सा कुछ ले रहा हूँ, तो 1/1000 छोटा ही होगा ना बेटा।
तो जो नंबर आएगा वो छोटा ही होगा, इसलिए मैंने स्मॉल लिखा है। अब v1 प्लस u1, v1 इक्वल टू u1 प्लस स्मॉल, यानी लगभग u1। तो आपको यही रिजल्ट रखना, याद रखना है कि v1 विल बी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। बेटा आप याद रखना, लेक्चर में सिर्फ कुछ पॉइंट टेक अवे होते हैं, पूरा लेक्चर डिट्टो याद नहीं होता, आपको मोमेंटम मिलता है पढ़ने के लिए। आप ये बात याद रखोगे कि भारी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रेन से टकराने जाओगे, बोलोगे सर मैंने ट्रेन की स्पीड चेंज कर दी, आंसर है अब ट्रेन की स्पीड लगभग चेंज नहीं कर सकते, हल्की सी चेंज होगी, ट्रेन को फर्क नहीं पड़ेगा। अब V2 पे आओ बेटा, V2 को ऑब्जर्व करते हैं। बेटा हमने V2 की वेलोसिटी कैसे लिखनी है, क्या फॉर्मूला था, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2 कर दो, प्लस 2m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2। आओ देखते हैं V2 किसकी वेलोसिटी है, साइकिल। जो बच्चे ने लिखा था साइकिल उड़ जाएगा, वो सही लिखा था बेटा, देखो कैसे। अब मैं जानता हूं कि m2 माइनस m1 अप्रोक्सीमेटली माइनस m1 आएगा। m2 बहुत छोटा है, m1 बहुत बड़ा है, और नीचे m1 प्लस m2, बेटा नीचे m1 प्लस m2 मुझे m1 मिलेगा। तो V2 टर्म मेरे लिए ऐसा हो जाएगा बेटा, रुको मैं थोड़ा सा एरिया इरेज करता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। मुझे ऐसा केस मिला कि V2 विल बी टेक्निकली माइनस m1, और बेटा ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं है बेटा, m1 U2 2, बेटा m1 हमारा बड़ा है, और m1 प्लस m2 कितना आ रहा है बेटा बताओ, m1 ओनली। तो यहाँ मिला मुझे 2m1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली m1 इंटू U1। तो अब मुझे पता चला माइनस U2 प्लस 2U1, V2 अप्रोक्सीमेटली 2U1 बन गया। अब बेटा सोचो, ट्रक की स्पीड V1 थी, तो आप ट्रक की स्पीड इनिशियली U1 थी, तो आपको उसकी डबल वेलोसिटी मिलेगी, ट्रक की जितनी, ट्रक जितना तेज होगा आपको डबल वेलोसिटी मिलेगी माइनस U2, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी साइकिल उड़ के जाएगी। अगर ट्रक 80 की स्पीड से साइकिल को 10 की स्पीड में मार रहा है, तो साइकिल लगभग बहुत आगे जाएगी बेटा। अब बेटा अगर आपको ये केस सही में समझना है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देके कराता हूँ, सारे बच्चे कैच कर लेंगे। आप फॉर्मूले एक बार अपने पास लिख के रखना। मैं m1 को ले रहा हूँ 100 kg। आप मुझे बताओ, ये 1 kg की साइकिल, ये 100 kg का, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे बताओ आफ्टर कोलिजन लगभग क्या होगा। ट्रक की स्पीड पे कितनी वेलोसिटी आई, V1 निकालो। साइकिल की स्पीड कितनी आई, V2 निकालो बेटा, जल्दी से निकाल के बताओ। बेटा आपको सारी चीजें दे रखी हैं, बस वैल्यू पुटिंग करके बताओ बेटा। हाँ बेटा गुड, आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। हाँ बेटा सही है, आंसर सही दे जा रहा है आप लोग का। बेटा लेकिन अगर जल्दी से आप लोग को, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करना शुरू कर दो बेटा। मैं जो फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ ना ये वाले, आप उसे याद करना शुरू कर दो। एजेंडा इतना सा था, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ट्राई टू रिमेंबर दिस। आप इसको दिमाग में बैठा लो कि मुझे याद करना है इसे। अब बच्चा V1 निकालता, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस 2m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप सही डेटा के चक्कर में भी जाओगे बेटा, तो 100 - 1 ये 99 होता, और नीचे 100 - 1 होता है, यही मैंने बोला था लगभग 1 ले लो। और U1 आपका कितना था बेटा, 10। और बेटा प्लीज याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में आपको लगे आपसे गलती होने वाली है, तो प्लीज इसके आगे 10 i, मतलब सॉरी हाँ 10 i मीटर पर सेकेंड, 5 i मीटर पर सेकेंड लिख लेना, आपके आंसर गलत कभी नहीं आएंगे। यहाँ पे आप निकालते 2 इंटू 1 इंटू, देखो बेटा M2 की वैल्यू 1 kg थी,
U2 था 5 और नीचे आया M1 प्लस M2 यानी 101। तो आपको इसीलिए मैंने बोला था ये बहुत स्मॉल आएगा और ये लगभग 10 आएगा, तो V1 विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। और आपने V2 को देखा था, तो हम लोगों ने पहले डेरिवेशन क्या निकाली थी बेटा V2 की, -U2 प्लस 2U1, -U2। बेटा U2 की वैल्यू कितनी है, -5। वेरी गुड बेटा। बेटा कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, आई आई थिंक दे आर इन हरी और उनको वेक्टर की इज्जत नहीं है, बस इतनी सी बात। आप 11th-12th में आई ही नहीं हो अगर आपको डायरेक्शन सेंस और वेक्टर की इज्जत नहीं है। U1 U2 वेक्टर से बेटा, आपसे गलती कभी नहीं होगी अगर आप U2 को ऐसे लिखोगे कि सर साइकिल के हिसाब से U2 मुझे दे रखा है, आप ऐसे लिखते ना बेटा, आपकी गलती नहीं आती। आप इसको लिखते 5i मीटर पर सेकेंड। हमारा फॉर्मूला क्या था, -U2 प्लस 2V1। अब देखो जरा पुट करके देखो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। बेटा अप्रोक्सीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या है, -U2 प्लस 2U1। तो -U2 कितना है बेटा, -5। 2U1 कितना है बेटा, U1 हमारा ये था बेटा 10i। आप पुट करोगे 20 आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाती है 15। हमने क्या देखा, साइकिल की दुनिया पलट गई, उसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन ट्रक पे फर्क नहीं पड़ा, उसकी स्पीड उतनी ही रही। केस नंबर 2 बेटा, स्पेशल केस फर्स्ट इतना सा था, अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट से टकराता है तो क्या होगा। केस नंबर 2 पे आते हैं बेटा, हम लोग को अब क्या करना है, आइडेंटिकल मासेस को टकराना है। और बेटा ये इंफॉर्मेशन आने वाले हर चैप्टर में यूज होगी, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। यहाँ पे आपको ये मानना है कि M1 इक्वल टू M2 है। आपको ये एज्यूम करना है कि M1 इक्वल टू M2 है। अब मास वेलोसिटी अलग अलग हो, क्या होगा आफ्टर कोलिजन। बेटा मैं आप लोगों से बोलूंगा ना, पहले तो आंख बंद करके ना इसकी समरी याद रखना, और समरी की एक लैंग्वेज होगी, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी वर्ड याद रखोगे। बेटा देखो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मतलब U1 आया, वो यू M2 मतलब M1 आया U1 लेके, वो M2 को बोलेगा तू रख ले U1, मैं तेरी वेलोसिटी ले लूंगा। मैं भी डिराइव भी करा दूंगा बेटा, बट ये बात याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ V2 विल बिकम U1, और वेक्टर वाइज बोल रहा हूँ बेटा, वेक्टर वाइज। V1 विल बी U2 वेक्टर, V2 विल बी U1 वेक्टर, साइन के साथ एक्सचेंज होंगे। आइडेंटिकल मासेस में वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। अब चाहो तो इसको करके देख लो बेटा, इट विल टेक ओनली 10 सेकेंड। मोमेंटम कंजर्व करोगे, M U1 M U2 इक्वल टू M V1 प्लस M V2। M कट जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी सेम करोगे तो भी M कट जाएगा, और आपको मिलेगा UN स्क्वायर, बेटा हाफ ऑफ भी काट दिया मैंने, UN स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब बेटा जैसे ही इसमें से वैल्यू पुटिंग करोगे, आपको सीधे ये मिल जाएगा V1 इक्वल टू U2 और V2 इक्वल टू U1। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, मन करे तो UN स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये तुम्हारी मर्जी पे है। और चाहो तो ऐसे ना करके कि सर मुझे तो ये फॉर्मूला याद है, एक बच्चा बोल भी सकता है ना सर मैंने फॉर्मूला याद कर लिया है, वो भी बच्चा सही है। और बेटा ये सारी चीजें पेन से होंगी, आप जितनी बार पेन चलाओगे आपका दिमाग चलेगा। जब मैं बच्चों को 3 बार के बाद अटेम्प्ट के बाद इंटरनेट पे जाते देखता हूँ, तो मुझे वो अपनी IIT और मेडिकल की ड्रीम से उतना ही दूर दिखते हैं जितना राहुल गांधी इस समय PM पोस्ट से दूर है बेटा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो कभी नहीं आने वाला।
आप 15-15 मिनट में गिव अप करते हो। आप 3 बार के बाद कहीं चाहते हो कि कोई सॉल्यूशन बता दे। बेटा जो बता रहा है वो आपका दुश्मन है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सिर्फ अपना मस्तिष्क लेके जाते हो। आप अपने संघर्ष को लेके जाते हो जो रात को बैठ के आप कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब देखो बेटा, मुझे इतना पता है यहाँ U1 आएगा। यहाँ पे मैंने 2m2 U2 लिख लिया अपॉन M1 प्लस M2। मैंने क्या देखा, अगर M1 प्लस M2 सेम है तो ये वाला टर्म तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो हो गया ना सीधे। दूसरे वाले टर्म पे आया मैं, देखो बेटा 2m2 और नीचे से भी M1 और M2 सेम है तो जोड़ोगे तो 2m2 कट गया और सीधे मुझे मिला U2, V1 इक्वल टू U2। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जब तुम्हें पता है V1 प्लस U2 इक्वल सॉरी U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2, आपको वहीं से डायरेक्टली दिख जाएगा कि सर V1 अब मेरा अगर U2 के बराबर है, मतलब V1 मेरा U2 के बराबर है, तो जो बचा V2 मस्ट बी इक्वल टू U1, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। आप इसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रख लोगे, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड देयर विल बी नो ब्लंडर आफ्टरवर्ड्स। बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 4 kg 4 kg 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आप इन दोनों की वेलोसिटी बताओ। फिर सेकंड केस लो, 6 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। मैं चलो बॉडीज के नाम रख देता हूँ ए बी। तो आपको दो केस दिए मैंने बेटा, केस 1, केस 2। आपको दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी बताना है। मासेस आइडेंटिकल है बेटा, 4 kg ऑल, एंड दे आर नॉट चेंजिंग। बेटा कम ऑन फास्ट, जल्दी बताओ वी ए बी कितना है। आपको चैट बॉक्स में 4 आंसर भेजने हैं और वो रिस्पेक्टिवली होंगे, मुझे समझ आ जाएगा। वेक्टर के साइन के साथ भेज दो और अच्छा है। ठीक है बेटा, सही आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा और भेज दो। केस 1 केस 2 दोनों खत्म करो। गुड बेटा। हाँ ठीक है, गुड। आप लोग के आंसर बेटा, कई बच्चों ने सही भेजे हैं पूरे के पूरे। आप लोग के आंसर ऐसे आने चाहिए थे। जब डायरेक्शन इज ए की फैक्टर, तो यहाँ पे आपको वी की वेलोसिटी एक्सचेंज करनी है बी के साथ, ए की बी के साथ टॉगल होनी है। तो ए की वेलोसिटी बी के बराबर हो जाएगी, दैट इज 3 I मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। बी की वेलोसिटी ए के बराबर आ जाएगी 6 I मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, तो इसकी वेलोसिटी -3 I थी और इसकी +6 I। तो जब एक्सचेंज होगी तो ए को मिलेगी पीछे की तरफ -3 I, और बी को मिलेगी आगे की तरफ 6 I मीटर पर सेकेंड। तो जो बच्चों को ये समझ आया कि थोड़ी देर में ए पीछे जाएगा 3 से, और बी 6 से आगे जाएगा, उनको केस नंबर 2 सही समझ आया है। एक्सचेंज का मतलब विद डायरेक्शन ऑल्सो बेटा, नॉट ऑल्सो ओनली इन मैग्नेट्यूड। हाँ बेटा सही है बेटा, मैक्सिमम बच्चों ने सही भेजा है। बेटा ट्रस्ट मी, रीडिंग चैट ऑफ 20 स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली इन टीचिंग इजी लगता है नहीं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ चैट पढ़ने की सारे बच्चों की। आप याद रखना, आई विल अगेन emphasize this is a vector quantity, the exchange of velocity, not exchange of speed। अब बेटा मैं नेक्स्ट केस पे आता हूं। अब आपको परफेक्टली इनइलास्टिक करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक? आपको इतना याद था कि चलो इसके एट्रीब्यूट लिखता हूं। ये तो कंजर्व्ड होगा, ये तो हर एक में होता है। चलो और सेकंड पे आते हैं।
इसका सेकंड एट्रीब्यूट या डेफिनेशन है आफ्टर कोलिजन। बेटा देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, बच्चों को डायग्राम जरूर समझ आता है, कोई कैसा भी बच्चा हो उसको डायग्राम हमेशा समझ आएगा। बॉडी ए और बॉडी बी कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी पहले, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कुछ ऐसा चल रहा था। आफ्टर कोलिजन वो दोनों एक तरह से साथ हो गए। टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया और वेलोसिटी v3 हो गई, या v1 मान लो, या v मान लो सिर्फ। when two bodies after collision sticks together, this is called perfectly inelastic collision। और ये दुनिया का सबसे गंदा कोलिजन है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन विल मेक श्योर कि सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस हो। आप डेफिनेशन याद रखना। और बेटा सुनो, क्वेश्चन में वो तुमको कान में आके नहीं बताएगा कि इसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, आपको बोलेगा आपने एक बुलेट चली है, बुलेट जाके वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई है और दोनों फिर साथ जा रहे हैं, तब आपको अपने आप एज्यूम करना है इट्स ए केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। when two bodies after collision sticks together। बेटा इनइलास्टिक बोलते याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, याद रखना। पर ये बोलने की बात नहीं बेटा, हेडिंग पे मैंने लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। बेटा अगर हम लोग आगे चलें तो थ्योरी क्या बनेगी इसमें, थ्योरी विल बी मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? देखो कितना आसान है, मुझे हमेशा v किसके टर्म्स में निकालना होता है, u1 u2 के, तो मेरे को तुरंत आंसर मिल गया। v विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये केस आपको लगा सबसे सिंपल है, कैलकुलेशन वाइज भी दिस इज सिंपल केस। अब बेटा जरा ये सोचो एनर्जी कहाँ गई। आपको मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में ये सब दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस केस में भयंकर एनर्जी लॉस होती है, और के इनिशियल माइनस के एफ इज कॉल्ड लॉस इन एनर्जी। इसको कई बुक्स में डेल्टा के लिख देगा, चेंज इन एनर्जी। अब वैसे बेटा डेल्टा हम जब लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, बट यहाँ पे ये समझो कि लॉस है, डेल्टा के मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ मैं। अब जरा देखो, मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो आपको बेटा वैल्यू याद है, ऊपर क्या थी डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बेटा क्या न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था और नीचे था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो नीचे वही u1 माइनस u2 आता है, पर ऊपर क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या दोनों बॉडी सेपरेट हो रही हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, 0। दोनों बॉडी स्टिक्स टुगेदर हैं, तो E की वैल्यू आ गई 0 अपॉन u1 माइनस u2, दैट इज ऑल्सो 0। 0 बाई समथिंग इज 0। यानी आप याद रखोगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, और अब पूरी दुनिया को आप ऐसे देखोगे। वापस लौट के आता हूँ, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ। बेटा आखिरी में दिस चैप्टर इज वेरी समराइज्ड, दिस चैप्टर इज रियली समराइज्ड। परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक 0, ई 0 है, और इसका ई इन दोनों के बीच में आता है, इट इज मोर देन 0 बट इट इज लेस देन 1। अब आप बोलोगे सर इनइलास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा इनइलास्टिक की डेफिनेशन वो केस वाइज देगा, क्वेश्चन में देगा कि ऐसा कोलिजन हुआ कि इतनी वेलोसिटी बर्बाद हो गई, या ई की वैल्यू इतनी दी है, ई की वैल्यू 0.43 दे देगा, तो वो केस क्वेश्चन देगा। याद रखना, इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डेफिनेशन वाइज मिल जाएंगे, बट इनइलास्टिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज में छुपे होंगे। एक क्वेश्चन देगा लैंग्वेज फॉर्म में ओनली, या आपको वैल्यू दे देगा ई की वैल्यू 0.48 है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। बट इलास्टिक और इनइलास्टिक को लैंग्वेज फॉर्म में ही बोल देगा डायरेक्टली, मतलब जल्दी जल्दी बोल देगा, तो ये आपको तुरंत कैच करने हैं।
इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक की कोलिजन पे ध्यान दो। पहले मतलब, बाद में दोनों करने हैं बेटा। अब देखो, मैं अगर तुमसे लॉस पूछा, लॉस कितना हुआ? तो आपका आंसर था इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 एंड m2 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास कितना है बेटा? m1 प्लस m2। बेटा वेलोसिटी कितनी आएगी? हाफ mv स्क्वायर बेटा, हाफ m v स्क्वायर। हमने वेलोसिटी खुद कितनी निकाली थी बेटा? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। देखो बेटा, आपने थोड़ी देर पहले v को मोमेंटम कंजर्व करके निकाला था, v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। एक इतना कट जाएगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर है। बेटा इसको आप रेशनलाइज करो, के इनिशियल माइनस के फाइनल, चाहो तो सब में से 1/2 कॉमन निकाल लो और पूरी इक्वेशन को m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा बेटा। पहले वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? m1 प्लस m2 से, एंड इट विल गिव यू m1 इंटू m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 u2 स्क्वायर। और यहाँ तुमको मिलेगा माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। और थोड़ा छोटा दिख रहा है तो तुम सही कर रहे हो। अगर ये आंसर तुम्हें काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखे तो तुम सही कर रहे हो। और ये तुम्हें याद रखना होता है बेटा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है नीट में, जे मीन्स में, दिस रिजल्ट विल बी ऑब्वियस रिजल्ट। आपको ये याद रख के जाना है। देखो बेटा, m1 स्क्वायर m1 m2, यहाँ पे v1 स्क्वायर, यहाँ पे v1 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ m2 m1, सॉरी मतलब u1 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 u2। बेटा प्लीज खुद से निकालो तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हो गया m2 m1 u2 स्क्वायर और प्लस m2 u2 स्क्वायर। बेटा जितने बच्चे अभी पेन चला रहे हैं वही बच्चे समझदार हैं बेटा। जिनकी पेन नहीं चल रही है ना, वो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर सिर्फ ताली बजाता है जब रिजल्ट आता है बच्चों का। m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। बेटा आप देख लो, आपके कुछ टर्म कटते हुए दिखेंगे आपको। प्लीज बेटा ये कैलकुलेशन प्लीज आप खुद से कर लो। और एक टर्म प्लस यहाँ पे माइनस और निकलेगा, -2m1 m2 u1 u2। अब जैसे ये करोगे आपको एक टर्म दिखेगा, देखो बेटा आपको मिला m1 m2 m1 m2 m1 m2 कॉमन। तो m1 m2 अब बाहर निकाल लोगे, हाफ m1 m2 और नीचे m1 प्लस m2 है। आगे चल के बेटा मैं इसका भी एक नाम रखूंगा, पर अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इसको रेड्यूस्ड मास बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, अभी इसको ऐसे ही समझ लो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और अंदर मुझे मिला v1 स्क्वायर मतलब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, यानी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो जो बच्चे समझदार होंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे याद कर लेंगे, हाफ, इसको म्यू सिंबल से लिखते हैं रेड्यूस्ड मास को। देखो बेटा मुझे पता है आज के दिन तुम्हें ये बड़ा हार्ड लगेगा कि इसको ये बोलते हैं, हम इसको सिंबल म्यू से बोलते हैं रेड्यूस्ड मास, और ऐसे लिखते हैं। हो सकता है तुम्हें ये आज के दिन बड़ा हार्ड लगे कि सर ऐसे हमें क्या क्या लिखवाया जा रहा है। बट बेटा लेकिन वही जब तीसरी चौथी बार में आओगे ना तो तुमको ये ऑब्वियस चीज लगेगी। तब तुमको इस फॉर्म में रिजल्ट याद रखना है।
तुमको ये रिजल्ट इस फॉर्म में याद रखना है। बेटा 15 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम्स में, सिर्फ जेई की बात कर रहा हूँ, मतलब जेई और नीट मिला के शायद और ज्यादा बैठे हैं बेटा। उसमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चे निकालते हैं। बेटा उन सारे बच्चों में सिर्फ एक चीज कॉमन रहती है, डेडिकेशन टूवर्ड टीचर्स। सारे ओबीडियंट होते हैं। मैं जब आपसे बोल रहा हूँ ना कि आपकी पेन चलेगी तो रिजल्ट आएगा, तो बेटा एक बार ट्रस्ट करके देख लेना। और सोचो कि 5 से 6 बार खुद से अटेम्प्ट मारना है, फिर किसी से पूछना है। जो बच्चा इंटरनेट के ऊपर जाता है वो ये याद रखना, एग्जाम में कभी बेटा इंटरनेट नहीं साथ देगा। आपकी पेन चलनी चाहिए, जैसे एग्जाम में होता है। बेटा क्या आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? बेटा मेरा काम शायद यहाँ ये भी लिखवाना मेरा काम नहीं था, बट मेरे मुझे ये बात आपको समझानी है कि ये आपको इस फॉर्म में याद रखना है, इसको कमिट टू मेमोरी करना है। तो सेकंड, ये सेकंड लाइन बोल के बोलना है बेटा। अच्छा बेटा देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इसका एक m1 m2 यहाँ से काट दिया है और इसको m1 m2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो m1 × m1 + m2 u1² +m1 + m2 u2² -m1 + u1 + m2 + u2 का होल स्क्वायर। बेटा मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन की है, मुझे पता है आंसर भी सही है, बट आई रियली डोंट केयर। मुझे दिल से पता है कि जो बच्चा कॉपी पेन निकाल के इसके बाद खुद से करेगा, वही बच्चा रेस में है। बाकी बच्चे ताली बजाने वाले हैं रिजल्ट आने पे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, और मैं तुमसे ही करवाना चाहता हूँ बेटा ये चीजें, तुम ही करो। बेटा लिख लो ना आप खुद से। बेटा मैं आपकी कॉपी पे आके वहां लिख दूंगा ना, फिर मैं आपसे एंट्रेंस भी दे दूंगा, ठीक है? अगर मैं आपकी कॉपी पे आके लिख दूंगा तो मैं आपका एंट्रेंस भी दे दूंगा। बोलो तो डील कर लेते हैं। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन खुद से नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो? सिंपल प्योर मैथमेटिक्स, वो भी कौन सी वाली, 8th या 9th स्टैंडर्ड की। आपको ऊपर भेजना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा मेरी बात समझना, मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता था कि जब परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आपकी दोनों बॉडी साथ में स्टिक करती है। हाँ, अब आपको लगेगा इस पे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं बेटा, कई बार वो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं, देखो। आपको वो समझाएंगे नहीं, बस धीरे से ऐसे लिख देंगे। एक एम मैथ्स का है, और ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। फिर आपसे पूछेंगे आफ्टर कोलिजन, देखो बेटा टीचर पढ़ाएगा ये, और जो बच्चा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहा है, समझने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, वो उसको इन क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाएगा। वो भूल चुका होगा, जब तक वो नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा उसको याद भी नहीं, उसको समझ नहीं आएगी किस चैप्टर का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में क्या देगा कि एक स्मॉल एम एक दूसरे स्मॉल एम से टकराने जा रहा है, और फिर आपसे पूछा है इसकी हाइट कितनी होगी। बॉडी ए इसको बोल देते हैं, इसको बॉडी बी बोल देते हैं, मास सेम है, तो बॉडी ए किस हाइट तक जाएगी, आपसे हाइट पूछिए, आपको इसकी लेंथ दे देगा वो, मान लो। बेटा पता है, देखो एक सिंपल सी बात समझो, जैसे ही अगर तुम लाइंस याद करते हो कि सर आइडेंटिकल मास है, क्वेश्चन में लिख दिएगा इलास्टिक कोलिजन है, आपको तुरंत चमकेगा कि सर जैसे ही टक्कर होगी बी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि पहले ए रेस्ट पे था, तो बी विल बी देयर रेस्ट पे। और तुरंत ए वो वेलोसिटी लेके 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एक्सचेंज, वो आगे जाना चाहेगा। तो अब ये सिंपल सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया कि 3 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को तुम वर्टिकल बॉटम पे वेलोसिटी दे रहे हो, कितनी हाइट तक जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 3² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पे सिंस हाईएस्ट पॉइंट पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और पोटेंशियल होगा mgh। डायरेक्टली mgh के इक्वेट कर देते, ये h हाइट यहाँ से हाइट की है, तो m से m कट जाएगा बेटा। एंड यू कैन, और बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी तरह से ना h को याद कर लो, h कितना आता है। देखो आपको कितना मिला, v²/2g। ये रिजल्ट सही में याद रखा करो बेटा, v = 2gh या h = v²/2g।
ये रिजल्ट याद रखा करो बेटा, क्योंकि एग्जाम में ही आपके 10 सेकंड बचाएगा, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन 10 सेकंड इज बेटा बहुत बड़ी चीज होती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब बेटा नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगर इन दोनों के अलावा आपको वो कभी भी कोई क्वेश्चन दे रहा है, कभी भी वो कोई क्वेश्चन दे रहा है कि जिसमें आपको लग रहा है कि ना E1 है ना E0 है, तो उसमें जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना, हम उसके हिसाब से डिराइव करेंगे चीजों को, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। यानी अगर वो बोल रहा है इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो यू विल नेवर एज्यूम थिंग्स कि वो दोनों साथ चलेंगे। यू विल नेवर एज्यूम कि वो, अगर मैं बेटा मैं लिख दे रहा हूँ इफ देयर इज सेइंग इनलास्टिक कोलिजन, तो आपकी एजम्पशन सिर्फ इतनी सी होगी बेटा, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अगर उन्होंने E दे दिया होगा, तब E को तुम पुट कर लोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बेटा इन दो के सिवा, वो भी अगर ये दिया है तो तुम कुछ एज्यूम नहीं करोगे, ना इधर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, ना ही आपका बेटा बॉडी स्टिक टुगेदर है कि कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। आप कुछ एज्यूम नहीं करोगे। आपको V1 V2 निकालने के लिए एक फैक्टर और चाहिए, तो वो देगा E के फॉर्म में देगा, या हो सकता है कोलिजन के बाद किसी V1 में या V2 में से किसी एक की वेलोसिटी बता देगा। बट इन इलास्टिक में आप सिर्फ इतनी ही चीज को पहले से ग्रांटेड ले सकते हो, बाकी सब क्वेश्चन देगा। ग्रांटेड इतना सा है। अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, अब अगर मैं, देखो एक सिंपल सी इसकी हेडिंग डाल दो। हम जो कोलिजन कर रहे हैं इन 2D करते हैं, 2 डायमेंशनल कोलिजन। बेटा 2D में आपको ऐसे बोलता हूँ, एक काम करो, किसी को कैरम बोर्ड खेलते हुए इमेजिन करो, आपको बहुत आसानी होगी बेटा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। आपने M1 M2 लिया, इसको रेस्ट पे लिया, इसको एक वेलोसिटी दे दी U, और बेटा आप समहाउ आपने किसी तरह स्ट्राइक किया, आपने सीधा भेजा था, बट वो एग्जैक्टली इस पे जाके ऐसे स्ट्राइक किया, एग्जैक्ट लाइन पे नहीं किया बेटा, थोड़ा सा नीचे किया। तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा दिखता है कि M1 ऊपर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, और M2 नीचे जा रहा है V2 वेलोसिटी से। आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखने लगती है बेटा। आप ना कैरम बोर्ड खेलते वक्त एक बार स्लो मोशन कैमरा में देखना, आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया, थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। इस समय क्या थ्योरी आप लगा सकते हो? बेटा थ्योरी इज कि कोलिजन में, चाहे मैं कोलिजन कहीं भी लिख दूं, हमेशा तुमको मोमेंटम कंजर्व करना है। बेटा आज की सबसे बड़ी बात मैं यही बोल रहा हूँ, इन एवरी कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बट बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक्स में भी कंजर्व्ड होगा, वो वाई में भी होगा, वो जेड में भी होगा। अगर मैं 2D में कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्स वाई में कंजर्व करो। अपने दिमाग में सोचो सर यहाँ एक्स बोल रहे होंगे, यहाँ वाई, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब बेटा जब हम वेक्टर की बात करते हैं, हर बार एक्स एक्स में डिफाइन होगा, वाई वाई में डिफाइन होगा। तो कुछ बच्चे नोट्स में से जबरदस्ती का लिखते हैं, पी एक्स इनिशियल इक्वल टू पी एक्स फाइनल, पी वाई इनिशियल इक्वल टू पी वाई फाइनल। वाई का इनिशियल और पाई वाई का फाइनल सेम, और एक्स का इनिशियल वाई का। बेटा आप सिंपली इतना समझ लो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब मान लो आपको उन्होंने एंगल फॉर्म में दे दिया कि चलो इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है। बेटा अलग अलग किताबें फाइ 1 फाइ 2 अल्फा बीटा जो भी उनको लेना है ले लें, एंगल हमने ऐसे ले लिया, और यहाँ पे एक्स मान लिया और यहाँ पे वाई। हमने क्या देखा बेटा, जब मैं इनिशियल मोमेंटम देखता हूँ तो M2 रेस्ट पे था, तो सिर्फ M1 के पास मोमेंटम है, यानी P इनिशियल टोटल ही ऐसा होगा M1U I प्लस 0J, यानी ये वाई में इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड पहुंचता हूं, तो बेटा देखो मोमेंटम M1 V1 होता है, M2 V2 रहता है। तो ये तो वेक्टर में मैं इसको तोड़ूंगा बेटा। आई होप बेटा सब बच्चों को ये बात समझ आती है।
अगर मैं पी ऐसे लिख रहा हूँ और ये अल्फा है, तो पी कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा। बेटा देखो, अब इसका आप कंपोनेंट निकालो। पहले m1v1 का, तो मैं m1v1 का जब मोमेंटम लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, m1v1 कॉस अल्फा आई प्लस m1v1 साइन अल्फा जे। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक्स और वाई में तोड़ दिया। और m2v2 का जब निकालूंगा तो m2v2 कॉस बीटा आई प्लस m2v2 साइन बीटा माइनस जे बेटा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है देखो। अब अगर मैं कंपैरिजन करूंगा x का x में, y का y में, तो y इनिशियली 0 था। बेटा मेरा फाइनल मोमेंटम में इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, m1v1 का m2v2 का टोटल मोमेंटम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम की बात हो रही है। तो अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे ऐसे मिलता है। इनिशियल वाला मैं जोड़ चुका हूँ देखो ऐसे। फाइनल वाले के लिए मुझे सबके कंपोनेंट्स एक साथ 1 2 3 4 जो लिखा है ना, ये 1 2 3 4 सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं सबको जब जोड़ता हूँ तो मुझे ऐसा मिलता है, m1v1 आई वाले को आई के साथ रखना बेटा, कॉस अल्फा प्लस m2v2 कॉस बीटा। ये बेटा फाइनली आई का था, तो ये बराबर होगा m1u के। आई वाले को आई से कंपेयर करो। जे वाले पे आओ बेटा। जे का जे का इनिशियल बेटा जे का इनिशियल बेटा 0 था, तो फाइनल भी 0 होगा। जे का फाइनल निकालते हैं, m1v1 साइन अल्फा माइनस m2v2 साइन बीटा। अब बेटा मैं m2v2 को इधर लेके जाता हूँ और फिर मुझे समझ आता है कि कोलिजन इन 2D सबसे सिंपल टॉपिक है। क्यों? यहाँ पे उन्होंने कुछ दिमाग ही नहीं लगवाया, सिर्फ x को x में बैलेंस कर दिया, y को y में। तो एक बच्चे की बस चालाकी इतनी सी है कि वो ये समझ जाए कि बेटा मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले मैंने, आप जब कोलिजन हो गया तो मैंने उसका x कंपोनेंट निकाला, दोनों का, दोनों बेटा इस P1 का भी और P2 का भी। P1 मतलब M1 का मोमेंटम और P2 मतलब M2 का मोमेंटम बेटा। और फिर उन दोनों का x कंपोनेंट इनिशियल के बराबर कर दिया और y कंपोनेंट फाइनल के बराबर कर दिया, तो ये चीज आ जाती है। पर ये चीज कोई याद रखने वाली चीज नहीं है बेटा, तुम बस इतना याद रखना कि x को x में बैलेंस करते हैं, y को y में बैलेंस करते हैं, और बच्चों को ये बात याद रह जाती है। बेटा ये लाइन आपको याद रहेगी। बेटा मैं इसी इसी लेक्चर में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वरना आपको थोड़ा बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसी से रिलेटेड है बेटा, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे पता है लेक्चर 5 मिनट आगे जा रहा है। बेटा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आपकी इसकी इनिशियल वाला हो गया, जो भी है। अब बेटा देखो हमेशा याद रखना, एक्स वाई जेड आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी लो, रियली मैटर नहीं करता, बस तीनों को परपेंडिकुलर लेना है एक दूसरे के, वो मैटर करता है। आप इसी को चाहो तो वाई और जेड बोल देते बेटा, कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा। बेटा मुझे पता है आपको लगता है सब सही है, लेकिन छोटी सी बात बोलूंगा, आप उसको याद रखना, ये आपको आगे चल के बड़ा कमजोर बना देगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। एक बॉल ऐसे आती है और टकरा के चली जाती है, ये वॉल समझ लो, मिरर समझ लो, जो समझना है समझ लो। बॉल इस पे टकराती है और फिर बॉल ऐसे चली जाती है, आपको वो 4 देता है, ये 3 देता है, ऐसा होता है बेटा जनरली। अगर बेटा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 0.3 है, फिर मैं ये 3 दे नहीं रहा, मैं इसको देता हूँ 30 डिग्री, और आपसे बोलता हूँ मुझे ये एंगल अल्फा निकाल के दो और वेलोसिटी निकाल के दो फाइनल। बेटा प्लीज आप इस क्वेश्चन को चाहो तो घर पे कर लेना, चाहो तो आप मुझसे पूछ लो, बट ये क्वेश्चन कर लेना। पहला ये चीज आप सोचोगे, थिंक ओवर इट बेटा, थिंक ओवर इट। कुछ बच्चों को आता भी होगा बेटा अनडाउटेडली, बट जस्ट थिंक ओवर इट। और एक और केस, अगर एक बॉल ऐसे रखी है बेटा, प्लीज सुनना, इस बॉल के पास डायमेंशन है, इस बॉल के पास डायमेंशन है, और दूसरी बॉल एक पॉइंट मास की तरह ऐसे आ रही है। ये बेटा देख, मैं नाम रख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए बी। बी कुछ ऐसे टकराती है, जहां पे सेंटर से
एक एंगल है 30 डिग्री का। आप इन दोनों बॉडीज में, बी और ए में, मोमेंटम कैसे बैलेंस करोगे, कहाँ कंजर्व करोगे? हाउ विल यू कंजर्व मोमेंटम? अगर ये तुम दो क्वेश्चन रात को बैठ के सोच पा रहे हो तो तुम पिक्चर में हो बेटा, अच्छे क्वेश्चंस के लिए। मैंने आपसे क्या बोला? अच्छा चलो बेटा, ये केस की तरह कर देना। ये एम है, इस पूरी बड़ी वाली बॉडी का मास भी एम है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका रेडियस तुम्हें जो लेना है ले लो बेटा, रेडियस का रूल ज्यादा नहीं, एंगल का है। आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बाद में। एक बॉल है, दूसरी बॉल उसको मार रही है, दोनों का मास सेम है, एक पॉइंट मास है, एक बड़ा सा है, और जो मास टकराने जा रहा है ना, वो सेंटर के साथ ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो आपको इसकी, इस बॉडी की वेलोसिटी बतानी है आफ्टर कोलिजन। क्या बेटा ये दो क्वेश्चन आप सोच सकते हो, या आप चाहते हो मैं सोल्यूशन बता दूं? बताओ। और यही आज का टास्क रहेगा, थ्योरी नोट करने के बाद आप इसे खुद करना बेटा। हाँ बेटा, हर जगह ऐसे ही रहता है। आपको 1D आता है तो 1D 2D 3D ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए 2D कहीं बुक्स में भी नहीं पढ़ाते हैं, बस एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं। बेटा प्लीज आप ट्राई करो, नहीं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप बस एक बार ट्राई खुद से करो ताकि आप उस पर सोच पाओ बेटा। ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लोज करता हूँ, विथ होप कि आप लोग ये सब क्वेश्चन करोगे। ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लोज करता हूँ। वेलकम बेटा, वेलकम ऑल।